सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और लगातार आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूं। ये लगातार आपके सामने 5वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व 4 वीडियो बनी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारियों को सुदृढ़ कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी एग्जाम होने वाला है अभी, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पर कि यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, वो भी दिल्ली का। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक आगरा की मोती मस्जिद है और एक है दिल्ली की मोती मस्जिद। ठीक है, तो जो आगरा की जो मोती मस्जिद है दोस्तों, जो आगरा में जो मोती मस्जिद है, ठीक है, वो उसका निर्माण किया था शाहजहां ने दोस्तों, शाहजहां ने। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो लाल किले के ही पास में है। ठीक है, तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद का निर्माण किया था, यहाँ पर ऑप्शन है शाहजहां के द्वारा, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। तो दिल्ली की मोती मस्जिद बनाई है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा किया गया था दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण, जबकि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा दोस्तों। ये चीज़ आप लोग कन्फर्म अपने दिमाग में रख लीजिएगा और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि यानी कि कुछ टाइम एक क्षेत्र में, उसके बाद वो क्षेत्र छोड़ देना और उसके बाद दूसरे क्षेत्र में चले जाना और वहाँ कृषि करना है, तो उसे पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि यानी कि चल कृषि के नाम से भी जो जानी जाती है। बेसिकली ये जो जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं ये लोग करते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है दहिया, झूम, दीपा, खिल। तो इसे कहा जाता है दोस्तों झूम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि झूम कृषि भारत में कहाँ की जाती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, इन क्षेत्रों में की जाती है दोस्तों। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत ये जो जनजातीय लोग होते हैं जिनका एक कुछ क्षेत्र के लिए कहीं पर रुकना होता है, कुछ क्षेत्र के लिए दूसरे मौसम के हिसाब से ये अपना आवास भी चेंज करते हैं, तो वो अपने जो निर्वाह की वस्तुएं हैं उन्हीं का उत्पादन करेंगे स्थानांतरित कृषि में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि स्थानांतरित कृषि में किसका उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ पर है कपास, मक्का, जौ, केला। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कपास होता है ये एक वाणिज्यिक फसल होती है दोस्तों। ठीक है, तो कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। बाकी मक्का, जौ, केला ये इनके निर्वहन के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कपास की खेती नहीं की जाती है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन, सबसे पहले तो हिंद चीन ये जान लीजिए दोस्तों 3 देशों को मिलाकर बना है। लाओस, कंबोडिया और लाओस, कंबोडिया और वियतनाम दोस्तों। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, तो ये इन 3 देशों को मिला करके हिंद चीन वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें मुख्य रूप से ये 3 देश आते हैं हिंद चीन वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो जो हिंद चीन यानी कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी फाइनली हिंद चीन में चले गए थे जब यहाँ से अंग्रेज़ों ने उनको खदेड़ा था, तो उसके बाद वो हिंद चीन पर उनका अपना आधिपत्य हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो जो हिंद चीन वाला जो क्षेत्र था यानी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वाला जो क्षेत्र था, जो वहाँ पर फ्रांसीसियों को वो किस नाम से जानते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्पेशली वियतनाम में जो फ्रांसीसी कहे जाते थे उनको कोलोन नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कहा जाता था कोलोन, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अंकोर वाट का मंदिर है दोस्तों, जो कि कंबोडिया में है। ठीक है, तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। यहाँ पर है सिमार ने, कुंभ स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने या नरोत्तम सिंहानुक ने।
तो याद रखेंगे दोस्तों, सूर्यवर्मा द्वितीय जिसका शासनकाल की 1111 से और 1154 के बीच में था दोस्तों, ठीक है। इसने ही अंकोरवाट के भव्य मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कराया था। अंकोरवाट का मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है दोस्तों, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो सोने के आभूषण की जो शुद्धता की पहचान होती है वो किस चिन्ह से की जाती है? बहुत बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर है ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एग मार्क या उल मार्क। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क से सोने की शुद्धता और सुंदरता की पहचान की जाती है दोस्तों। तो सोने के आभूषणों की शुद्धता की जो पहचान की जाती है वो हॉलमार्क चिन्ह से ली जाती है। इसीलिए बार बार ऐड भी आते हैं और आपको बताया भी जाता है कि जब भी सोने के आभूषण खरीदते हैं तो वो हॉलमार्क देखकर ही ज़रूर खरीदिएगा दोस्तों, ठीक है, उसकी गुणवत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यहाँ पर ऑप्शन है वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक या परंपरागत। तो साफ साफ दिख रहा है कि सूचना का जो अधिकार है दोस्तों वो मूल रूप से हमारी विधायिका के द्वारा बनाया गया है, यानी कि हमारे संसद के द्वारा बनाया गया है, इसलिए वैधानिक अधिकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो कि मूल अधिकारों में सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। सूचना पाने का अधिकार हमें आर्टिकल 19 के तहत है दोस्तों, ठीक है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो ये वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। जो उपभोक्ता जागरूकता का जो नारा है वो कौन सा नहीं है? यहाँ पर है ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, अपने अधिकारों को पहचानो। तो देखिए दोस्तों, जो ये आज नगद कल उधार ये सिर्फ दुकानदारों ने अपने उसमें अपनी उधार, ताकि लोग ज़्यादा उधार ना ले पाएँ, इसलिए आज नगद कल उधार इस तरीके का या फिर से कहते हैं, ठीक है। तो ये जागरूकता का नारा नहीं है। आज नगद कल उधार परसों फ्री, इस तरीके का कई बार लोग उच्चारण करते हैं, जो कि उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। जबकि ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो और अपने अधिकारों को पहचानो, ये उपभोक्ता जागरूकता के नारे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता जो होता है वो राष्ट्रीय फोरम में, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील कब तक कर सकता है? ठीक है, 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर या कभी भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, उपभोक्ता जो राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है वो कर सकता है 30 दिन के अंदर, ठीक है। कोई भी वस्तु आपने खरीदी हो और आपको उसकी गुणवत्ता पर कोई संदेह है तो आप उसका के लिए अपील कर सकते हो उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के पास 30 दिन के अंदर दोस्तों। ये चीज़ आप माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो याद रखेंगे दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता या मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर है ISI मार्क, एग मार्क, BSC या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कृषि उत्पादों के जो मानकीकरण के लिए जो मानक प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एग मार्क दोस्तों। एग का मतलब हो गया यहाँ पर एग्रीकल्चरल, ठीक है ना। तो एग मार्क का प्रयोग किया जाता है कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए। जबकि ISI जो मार्क होता है दोस्तों वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए होता है ISI, ठीक है। ISI जो प्रमाण मार्क होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए होता है, जबकि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की जो अपील होती है उसे सुनने का अधिकार किसको है? यहाँ पर है राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, A एवं B दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार दोनों को है दोस्तों, ठीक है। राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी है। राज्य आयोग से अगर आप असहमत होते हैं तो आप राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी अपील सुनी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार रखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत में जो व्यावसायिक जो बैंक हैं दोस्तों, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कब किया गया था, यहाँ पर है 1966, 1980, 1969 या 1975। तो याद रखेंगे दोस्तों 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था 1969 में। और दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था 1969 में, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उसके बाद 1980 में भी फिर 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली है उसके शीर्ष पर कौन है, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक। तो देखिए दोस्तों, जो बैंकों का बैंक कहलाता है उसे कहा जाता है रिजर्व बैंक। 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी हिल्टन यंग आयोग 1934 के आधार पर दोस्तों। ठीक है ना। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर जो होगा वो रिजर्व बैंक होगा। ये भारत का केंद्रीय बैंक भी है दोस्तों और सरकार का बैंक भी है। इसको मुद्रा जो भारत की जो करेंसी है, करेंसी नोट छापने का अधिकार है रिजर्व बैंक के पास दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर कौन है, तो रिजर्व बैंक है दोस्तों, इसे माइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड भी कहा जाता है दोस्तों, नाबार्ड। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है 1952 में, 1962 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1982 ईस्वी में दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में, कई बार पूछ लिया जाता है, मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये भूकंप की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, भूकंप। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, पी प्रकार की प्राइमरी, एस प्रकार की सेकेंडरी और एल प्रकार की लॉन्गिट्यूड तरंगें, जो कि अनुदैर्घ्य तरंगें के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंप की कौन सी तरंग पहुंचती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हमेशा पी तरंग पहुंचती है। ठीक है, प्राइमरी जो तरंग होगी वो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है दोस्तों, इसे अपने माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, 3, 5 या 7। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत में जो भूकंपीय क्षेत्रों को बांटा गया है वो बेसिकली 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला क्षेत्र 2 होता है, क्षेत्र 2 यानी कि जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ये 4 क्षेत्रों में भूकंपीय क्षेत्रों में भारत के विभिन्न राज्यों को अलग अलग स्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो जो सबसे कम प्रबलता होती है जोन 2 की होती है, और जोन 5 जो होता है दोस्तों वो सबसे क्या होता है, सबसे हानिकारक वाला भूकंप होता है दोस्तों। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जोन 5 भी है तो 5 दे करके 5 को टिक कर लिया जाता है, लेकिन जोन 2 से शुरू कर रखा है दोस्तों। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 यानी कि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। कई बार मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं दोस्तों, तो उनका पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या टेलीस्कोप। तो याद रखिएगा दोस्तों, दूरबीन से दूर की वस्तुओं को नज़दीक लाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर टेलीस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है वो अंतरिक्ष की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर तो साधन होता है एक, ठीक है, चलने फिरने का। और इंफ्रारेड कैमरा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे इंफ्रारेड कैमरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इससे ये पिक्चर कैप्चर करता है
इंफ्रा किरणों के द्वारा। ठीक है, तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, माइंड में रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है दोस्तों तो आप ज़रूर लाइक भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? आपको पता है रिमोट सेंसिंग का जो हेडक्वार्टर है हमारे उत्तराखंड में वो देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पर है दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, सभी के लिए। तो बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है ये सभी के लिए, दूर संचार के लिए करता है, संसाधनों की खोज के लिए करता है और मौसम विज्ञान के लिए करता है। तो सभी के लिए इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ भूकंप संभावित जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहाँ पर भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, डी आयताकार। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भवनों की आकृति यानी कि जो मकानों की आकृति होती है भूकंप संभावित क्षेत्रों में वो हमेशा आयताकार होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ये अपने दिमाग में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है मध्य प्रदेश में, और जहाँ की बंगाली टाइगर के लिए फेमस है दोस्तों। ठीक है, बंगाली टाइगर्स के लिए फेमस है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? यहाँ पर है जूट उद्योग, तांबा, सीमेंट या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो बॉक्साइट होता है दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम उद्योग में। ठीक है, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम का एक अयस्क भी है बॉक्साइट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाई जाती है, यानी कि किस जानवर से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन? यहाँ पर है भेड़, खरगोश, शेर या बकरी। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये भी। बेसिकली जो भारत का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर पश्मीना ऊन की पश्मीना शॉल भी बिकती है दोस्तों कश्मीर में, लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो पश्मीना ऊन जो प्राप्त होती है वो पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, येंगथेंग करके एक कोई नाम की बकरी होती है, तो बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ठीक है, पश्मीना बकरी होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्र भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यहाँ पर है रानीखेत, खेतरी, सिंदरी या जम्मू। तो बिहार के सिंदरी दोस्तों। ठीक है, सिंदरी में 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, जो कि पहला था स्वतंत्र भारत का दोस्तों। ठीक है, तो सिंदरी याद रखेंगे, पहला स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित था? सिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो याद रखेंगे दोस्तों 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में सर्वप्रथम चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई थी, जो कि भारत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड का भी पहला नगर निगम था दोस्तों। ठीक है, चेन्नई कॉरपोरेशन यानी कि 1688 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर हमारा डॉगी थोड़ा आवाज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो ये क्वेश्चन कल की वीडियो में भी आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है पी, एल, एस या ओ। तो याद रखेंगे दोस्तों 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। एक होती है पी, एक होती है एस प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और लॉन्गिट्यूड। तो पी, एस, एल प्रकार की जो तरंगें होती है वो भूकंप की होती है। इसका मतलब ओ प्रकार की तरंग नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो आपको पता है 1857 की जो गौरवमयी क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एलनब्रो। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कि भारत का प्रथम वायसराय भी कहलाया, वो भारत का गवर्नर था उस समय लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। जिंदा पीर नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो देखिए दोस्तों, अपनी गरीबी से बचने के लिए कहा जाता है कि औरंगजेब ने क्या किया था, ये कहा जाता है कि कुरान की आयतें लिखना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ कुरान की आयतें और ये कह सकते हैं कि जो टोपी सिलता था वो, और कुरान की आयतें लिखता था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब को। तो किस मुगल बादशाह को और जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब का नाम आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ है? आपको पता है जो तानसेन है ये आपके अकबर के दरबार में थे, 9 रत्नों में से एक तानसेन। ठीक है, तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मकबरा था वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है आगरा, जयपुर, ग्वालियर या झांसी। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है दोस्तों। ठीक है, तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर है धर्माभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों याद रखिएगा, जो घर छोड़ने की जो को कहा जाता है किस रूप में, तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को कहा गया है दोस्तों। जबकि धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने जब सबसे पहले उपदेश दिया था, जो कि सारनाथ में दिया था दोस्तों। और महापरिनिर्वाण जब उन्होंने क्या किया था, अपना शरीर को त्यागा था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण शरीर त्यागने की घटना को, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और पहला उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, जो आज के 30 क्वेश्चन थे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आप लोगों को जरूर क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसी अपेक्षाओं के साथ आपका समय शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।